आज के वीडियो में हम फोकस करते हैं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने वाले बाल विज्ञानियों की पात्रता क्या होती है, कौन से बाल विज्ञानी इसमें भाग ले सकते हैं, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस क्या है, यह कैसे आयोजित होता है, प्रतिभागिता का स्तर क्या होता है। इस संबंध में इसके पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में वे सभी बाल विज्ञानी भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 31 दिसंबर को 10 से 17 वर्ष के बीच हो। अब 31 दिसंबर को 10 से 17 वर्ष के बीच, तो 31 दिसंबर आप किस वर्ष का लेंगे? तो जिस वर्ष यह कांग्रेस आयोजित होना है। जैसे वर्ष 2022 के लिए 31 दिसंबर 2022 को आप उस बाल विज्ञानी की उम्र की गणना कर सकते हैं। यदि उनका उम्र 10 वर्ष पूरा हो चुका है 31 दिसंबर 2022 को, या 17 वर्ष पूरा हो चुका हो, 17 वर्ष से एक दिन भी अधिक न हो और 10 वर्ष से एक दिन भी कम न हो, इस बीच के सभी बाल विज्ञानी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभागिता की पात्रता रखते हैं। साथ ही सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही इसके पात्र नहीं होते हैं, अपितु वे बच्चे जो विद्यालय छोड़ चुके हैं लेकिन विज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा है, अभिरुचि है, खोजी प्रतिभा है, वे भी जनसमूह के माध्यम से, विज्ञान क्लब के माध्यम से या स्वतंत्र रूप से भी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभागिता हेतु अपना पंजीयन करा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें शोध का क्षेत्र क्या होता है। तो प्रत्येक वर्ष बाल विज्ञान कांग्रेस हेतु एक मुख्य विषय रखा जाता है। जैसे वर्ष 2022 का जो मुख्य विषय है वो पारितंत्र और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। प्रत्येक उस मुख्य विषय में 5 या 6 उपविषय दिए रहते हैं और उस उपविषय से रिलेटेड कोई परियोजना गतिविधि का चयन करना होता है। परियोजना गतिविधि का जो शीर्षक होगा वह तो न तो मुख्य विषय होगा न उपविषय होगा। हाँ, मुख्य विषय के अंतर्गत उपविषय और उपविषय से संबंधित शीर्षक होगा, उपविषय ही शीर्षक नहीं बन जाएगा। ठीक है, खैर इसके संबंध में उपविषय की भी प्रत्येक चर्चा और उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट थीम है, जो प्रोजेक्ट टाइटल है, वो भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। साथ ही इसके गतिविधि मार्गदर्शिका, हालांकि हम इस चैनल पे हम वीडियो के माध्यम से एक एक गतिविधि को हम क्लियर करके हम लगभग 20-25 वीडियोस के माध्यम से एक एक गतिविधि को क्लियर करेंगे। यदि पूरा वीडियोज आप देख लेते हैं तो आपको न तो किसी गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी, न कहीं किसी आंकड़े की जरूरत पड़ेगी, सारा डाटा हम आपको उपलब्ध करा देंगे, बस आप एक्टिविटी शुरू कर दें। साथ ही लगातार यदि आपको हम वीडियो भेज नहीं पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वीडियो ऑटोमेटिकली आपके सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। बच्चों का जो समूह होता है वे 2 बच्चों का समूह बनाना है। एक उसमें ग्रुप लीडर हो जाते हैं और एक उसके को मेंबर होते हैं जो ग्रुप मेंबर लीडर को सहयोगी होते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों को समान पुरस्कार मिलता है, समान सर्टिफिकेट मिलता है, समान मेडल मिलता है, कोई भेदभाव नहीं होता कि ये ग्रुप लीडर है तो इसको ये सम्मान मिला और ये अगर ग्रुप मेंबर है तो इसको ये मेडल नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता, दोनों को समान रूप से देखा जाता है। फर्क क्या है? जो प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करना है, उसका जो प्रेषण करना है, उसका जो मौखिक प्रस्तुतिकरण करना है वो ग्रुप लीडर करते हैं। तो जिनकी वाक क्षमता अच्छी है वो ग्रुप लीडर हो जाते हैं, दूसरे उसके ग्रुप मेंबर हो जाते हैं। साथ ही उनके मार्गदर्शक शिक्षक होते हैं और इसके साथ ही जो भी सरकारी कर्मी हो या गैर सरकारी कर्मी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो
या समुदाय के लोग हों, कृषक हों, वैज्ञानिक हों, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट गतिविधि में सहयोग दिया है, वे सभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस एक्टिविटी के सदस्य होते हैं। और इस सारे लोगों के साथ एक गतिविधि होती है, इसलिए जब परियोजना गतिविधि का जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाता है तो उसमें मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है कि मैंने यह काम किया, मैंने समुदाय से विचार विमर्श किया, मैंने समुदाय को यह बताया। ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमने बताया, हमने विचार विमर्श किया, क्योंकि यह एक ग्रुप एक्टिविटी होता है। शिक्षकों और मार्गदर्शकों के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जो मुख्य विषय हैं उस पर दिशा निर्देशन कार्यशाला का आयोजन होता है। यह जो है पहले राष्ट्रीय स्तर के जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा राज्य स्तर के जो टीम है, मेंबर्स हैं, जो राज्य कोऑर्डिनेटर हैं, उन लोगों को कार्यशाला आयोजित करके बताया जाता है। राज्य वाले फिर क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करते हैं। क्षेत्रीय स्तर के बाद जिला स्तर का कार्यशाला होता है, जिसमें आप लोग कार्यशाला में शामिल हुए थे। और उसके बाद ये जब कार्यशाला में जब मार्गदर्शक शिक्षक शामिल होते हैं, जब यहाँ से सीख के जाते हैं, तो उसके बाद वो एक बेहतर परियोजना रिपोर्ट तैयार कराते हैं और उस परियोजना रिपोर्ट को लेकर के फिर जिला स्तर पर प्रस्तुतिकरण होता है, जिसके सामने पिछले वीडियो में हम डिटेल बताए हैं। जिला से चयनित प्रोजेक्ट फिर राज्य स्तर की कार्यशाला में जाते हैं, राज्य स्तर की कार्यशाला से चयनित प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 27 से 31 दिसंबर को आयोजित होता है। क्रियाशीलन की समय तालिका को देखें तो गतिविधि के जो विषय हैं वो चुनकर टीम या ग्रुप का पंजीकरण होता है। ये जून जुलाई में प्रतिवर्ष होता है। जुलाई के महीने में अभी यह पंजीकरण स्टार्ट है, आप जब चाहें पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन इसकी आखिरी तिथि 10 अगस्त तक आपको हार्ड कॉपी जिला कोऑर्डिनेटर के पास जमा कर देना होता है, क्योंकि जिला कोऑर्डिनेटर पुनः इसको राज्य को, फिर वो राज्य राष्ट्रीय स्तर को भेजते हैं। मुख्य विषय तथा उप विषय से संबंधित परियोजनाओं पर क्रियाशीलन अगले 2 से 3 महीनों तक की जाती है। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर महीने में जिला स्तरीय आयोजन होता है। इस बार सीतामढ़ी जिला में अक्टूबर में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित है। राज्य स्तरीय सम्मेलन नवंबर में होता है, इस वर्ष भी नवंबर में होना है। और राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन जो फिक्स है वो 27 से 31 दिसंबर को आयोजित होता है। कोविड के काल में समय में परिवर्तन हुआ था, जो ऑफलाइन होना था वो ऑनलाइन हुआ, लेकिन अब इस वर्ष से संभावना है कि वो पुनः पूर्व की भांति ऑफलाइन ही होगा। बच्चे वहाँ फिजिकली शामिल होंगे सम्मेलन में, वहाँ पूरे देश भर के बाल विज्ञानी आएंगे अपनी अपनी परियोजनाओं को लेकर के, पूरे देश के वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स वहाँ आएंगे, उनके परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे, उनके बीच संवाद होगा, काफ़ी अनुभव को साझा करके वहाँ से आएंगे और फिर यहाँ अपने साथियों के बीच, अपने समूहों के बीच उस अनुभव को शेयर करेंगे, जिससे उस बाल विज्ञानी के जो सहपाठी हैं, जो उनके विद्यालय के अन्य बच्चे हैं, उनके मन में भी विज्ञान के प्रति अभिरुचि, जिज्ञासा निश्चित तौर पर बढ़ती ही। साथ ही जो पूरे राज्य में जो टॉप प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिहार का 2 कोटा है कि बिहार में जो 2 टॉप प्रोजेक्ट्स होंगे, ये टॉप प्रोजेक्ट्स के जो को मेंबर हैं, ग्रुप लीडर जो हैं, वो तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में चले जाते हैं, और जो को मेंबर है वे इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए चयनित होते हैं, जो प्रतिवर्ष 3 से 7 जनवरी को आयोजित होती है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस और भारतीय विज्ञान कांग्रेस दोनों के स्थल का जो स्थल है वे बदलते रहते हैं, वे निर्धारित होते रहते हैं कि इस वर्ष यहाँ, इस वर्ष यहाँ, इस पर भी निर्धारित। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता देश के माननीय प्रधानमंत्री करते हैं या फिर उनके प्रतिनिधि करते हैं।
इसके तो किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन होता है इंडियन साइंस कांग्रेस, यह 4 से 6 जनवरी तक होता है। अब है कि जो परियोजनाएं चुनने का अनुपात होता है कि जिला स्तर से वो डिस्ट्रिक्ट का अपना कोटा होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का अपना पॉपुलेशन है या जितने प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट में आए हैं उस अनुपात में परियोजनाएं राज्य को भेजी जाती है, जिसमें फिक्स है जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप में 10 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। 10 से 14 का क्या अर्थ हुआ कि जिसका उम्र 10 प्लस और 14 माइनस है, यानी जिसका 14 वर्ष पूरा नहीं हुआ, 13 वर्ष 11 महीना 29 दिन भी हुआ है, तो वे जूनियर ग्रुप में शामिल होंगे। किस तिथि को? 31 दिसंबर 2022 को। या जिस यदि उनका उम्र 10 से 1 दिन भी ज्यादा है और 14 से 1 दिन भी कम है तो वे जूनियर ग्रुप में शामिल होंगे। यदि 14 हो गया या 14 प्लस है और 17 तक है तो वे सीनियर ग्रुप में शामिल होते हैं। जो अनुपात है जूनियर और सीनियर का वो 40:60 है, अर्थात 10 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं का चयन जूनियर ग्रुप से होगा और 6 परियोजनाओं का चयन सीनियर ग्रुप से होगा। इसलिए छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, जो सीनियर हाई स्कूल +2 के बच्चे हैं, वे बच्चे यदि प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हैं तो जो जूनियर बच्चे हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके लिए सीट बुक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये जब चयनित होकर 10 प्रोजेक्ट वहां जाएंगे तो फिर राज्य से प्रोजेक्ट चयनित होता है। राज्य का प्रत्येक राज्य का अपना कोटा होता है और उस राज्य से प्रोजेक्ट फिर राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। अब है कि जो इस वर्ष जो 2022-23 में जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस होना है, यानी एक जो मुख्य विषय होता है वे 2 वर्षों के लिए फिक्स किए जाते हैं। तो और ये जो मुख्य विषय होता है, जैसा पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ये जो पूरे वैश्विक स्तर पर या फिर देश के स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर, जो लोकल स्तर पर जो वर्तमान समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जुड़े हुए मुख्य विषय को चयनित किया जाता है। अभी देखिए कि कितना ग्लोबल वार्मिंग है, अभी जुलाई के महीने में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि जहाँ पे मरुस्थल हुआ करता था, जहाँ लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां बाढ़ से लोग त्रस्त, और जो इलाका पानी में डूबा रहता था बरसात के दिनों में, बाढ़ से डूबा रहता था, वो इलाका सूखा है। तो ये क्यों हो रहा? ये ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं असर है। ये कहीं ना कहीं क्या है, निश्चित तौर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट अब काम करने लगा है। अब इसके लिए जो इस बार का जो फोकल थीम है कि इसका पूरा इफेक्ट पानी तंत्र पे हो रहा है, और जब हमारा इकोसिस्टम इफेक्टेड हो जाएगा तो निश्चित तौर पे वो इसका इफेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ेगा। इसीलिए वर्ष 2022-23 का जो मुख्य विषय है वह चयनित किया गया है, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग, है ना, स्वस्थ जीवन के लिए पारितंत्र को समझना। यह हमारा इस वर्ष का मुख्य विषय है। इस वर्ष का भी है और अगले वर्ष का है, 2022 और 23 दोनों के लिए मुख्य विषय है वो अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। जैसा पहले बताए हैं कि प्रत्येक वर्ष मुख्य विषय में 5 या 6 उपविषय सम्मिलित किए जाते हैं। इस वर्ष भी इस मुख्य विषय से रिलेटेड 5 उपविषय चयनित किए गए हैं। इस उपविषय में से किसी एक उपविषय का चयन कर उस उपविषय से रिलेटेड कोई परियोजना गतिविधि करके आपको लाना है। ठीक है, पहला उपविषय है नो योर इकोसिस्टम, अपने पारितंत्र को समझना। अपने पारितंत्र को समझ सकते हैं, ऐसे आपको बताए हैं जैसा कि प्रत्येक उपविषय को डिटेल में भी हम डिस्क्राइब करेंगे अगले इस वीडियो में। एक उपविषय का एक वीडियो रखेंगे और उसको डिटेल हम आपको डिस्कस करेंगे उसमें, और उसमें ताकि आपको उसका सारा डाटा हो, काम करने का पूरा आइडिया लग जाए कि इसमें हमको काम करना है, काम कराना है, तो कैसे काम कराना है, कैसे रिपोर्ट बनाना है।
और उससे रिलेटेड जो एक आपका एक प्रोजेक्ट आइडियाज होगा, वो प्रोजेक्ट आइडियाज हम आपको 10-20 आइडियाज देंगे, उस आइडिया में से थोड़ा बहुत चेंज करके आप कुछ अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरा उपविषय है फॉस्टरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग। जो स्वास्थ्य है, पोषण है, तो वो पाइथन से किस प्रकार रिलेटेड है, उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा उपविषय है सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। हमारा जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवहार है वह पारितंत्र और स्वास्थ्य से कैसे संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई परंपरा है, सब कुछ, जैसे हम जो भोज भात होता है कहीं भी, अब तो खैर प्लास्टिक को बैन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और अब भोज भात होता है, तो भोज भात होता है तो उसमें आप क्या देखते हैं कि जैसे जन्म दिवस के अवसर पर, या फिर श्राद्ध कर्म के रूप में, या फिर शादी ब्याह के रूप में, तो आप देखिए कि कितना कचरा निकलता है, वेस्ट कितना निकलता है। वह वेस्ट कैसा वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, और क्या वो कोई समस्या क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और समस्या का समाधान, जैसा पिछला वीडियो में आपको बताए हैं कि समस्या का समाधान ही स्थानीय स्तर पर जो आपको समस्या है उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान ढूंढना ही तो बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य है। तो आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, और समाधान ढूंढ करके आप एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इसको ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हमने किया तो ऐसा पाया, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। तो अब उपवास है, फास्टिंग है, तो फास्टिंग है तो मान लीजिए कि फास्टिंग में कोई निराहार है, महिलाएं अगर फास्टिंग कर रही हैं, अगर मंगल को फास्टिंग कर रही है, प्रत्येक मंगलवार को फास्टिंग कर रही है, तो आप 10 महिलाओं पर शोध करें, 10 महिलाओं पे स्टडी करें। स्टडी करने पर आप पाएंगे कि अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो फास्टिंग में कुछ नहीं लेती, जल भी नहीं लेती हैं। उनकी हेल्थ का सिचुएशन देखिए कि क्या होता है, उनको हेल्थ हिस्ट्री क्या है उनका, और फ्यूचर हेल्थ क्या हुआ। 3 महीने के स्टडी के बाद आपने क्या पाया कि उनको क्या क्या समस्याएं आई, कि नहीं बीमार नहीं पड़ी। कोई ऐसी महिला है जो निराहार तो रहती है, आहार अन्न ग्रहण नहीं करती, जल पीती है, उनके हेल्थ का कंडीशन देखें। ऐसी महिला है जो अन्न नहीं लेती, जल पीती है, चाय पीती है, उनके कंडीशन देखिए। ऐसी महिलाएं हैं जो फास्टिंग के दिन दूध लेती हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो फास्टिंग के दिन फल लेती है, फल में 3-4 वैरायटी का फल होता है, वो क्या फल लेती हैं, वो केला लेती हैं कि पपीता लेती हैं कि सेव लेती हैं कि जूस लेती हैं, क्या लेती हैं, कि सब मिक्स लेती हैं, उनकी हेल्थ का स्टडी देखें। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसे भी मिल जाएंगी जो नमक छोड़ करके बाकी चीज को बॉयल वगैरह करके ले लेती हैं। तो इस तरह से आप देखें कि आप डिफरेंट स्टेज में पहुंचेंगे तो आपको उसका जो सर्वे कर रहे हैं तो आपको क्या रिजल्ट आता है, क्या उस रिजल्ट से क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या बेहतर होगा फास्टिंग में लेना, कुछ नहीं लेना, कि जल लेना, कि चाय लेना, कि दूध लेना, कि नहीं फल लेते रहना, क्या बेहतर होगा। तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचा सकते हैं। तो यह भी एक विषय में हो सकता है। इस तरह से ये तो हम एग्जाम्पल दी, इस तरह से 10-10 परियोजनाएं हम आपको सजेशन में देंगे। अगला जो विषय है वो है कि इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच फॉर सेल्फ रिलियंस। आत्मनिर्भरता के लिए जो पारितंत्र का आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है, भोजन सबको चाहिए, भोजन के बिना कोई जी नहीं सकता। अब भाई, अब जहाँ खेत हुआ करता था वहाँ रेलवे लाइन बन गया है, फोर लेन बन रहा है, वहाँ स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, जिसको आप विकास कह रहे हैं, वो विकास नहीं विनाश हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे अब खेती की जमीन पे वो बन रहा है, बंजर भूमि पे स्कूल बना दीजिए, बंजर भूमि पे कॉलेज बना दीजिए, बंजर भूमि पे आप सड़क बना दें, क्योंकि उस भूमि का कोई यूज नहीं था, तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जिसमें अच्छा उत्पादन हुआ करता था, अगर वो मैपिंग में आ गया भाई, वो खेत में क्या उपजता था उससे मतलब नहीं, चलो ये खेत हो गया, मुआवजा दे देने से उस किसान की भरपाई हो गई, लेकिन पैदावार तो कम हो गया। ठीक है, यदि आप खाद उर्वरक बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी तो साइड इफेक्ट बॉडी पे पड़ रहा है। तो आपकी भी इच्छा होती कि भाई काश हम ये जो बाजार से सब्जी रासायनिक सब्जी लाते हैं, रासायनिक छिड़काव की हुआ सब्जी लाते हैं, काश यह सब्जी हमारा जो है शुद्ध सब्जी होता, हम अपने उगाते। तो क्या आप ऐसा कोशिश नहीं कर सकते हैं? आपके पास जमीन कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो खराब बर्तन है उसमें मिट्टी डाल के आप हरा मिर्चा तो उगा सकते हैं, आप फूल को भी गमले में तो उगा सकते हैं, आप बैगन वगैरह तो उगा सकते हैं उस तरह से, आप लौका जो है वो जमीन में बो करके अपनी छत पे तो डाल सकते हैं, अपना खपरा का घर है तो वहां डाल सकते हैं, टीना का घर है वहां तो डाल सकते हैं। अगर सब कुछ आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कुछ तो आप ले आ सकते हैं जो शुद्ध होगा, बिना किसी खाद उर्वरक का होगा और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो उस तरह की किसी समस्या का समाधान आप इस समय कर सकते हैं। अगला विषय है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। पारितंत्र और स्वास्थ्य के लिए जो तकनीकी का नवाचार है वो आप कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं? यदि कुछ कर सकते हैं तो ऐसा देखिए, हम बहुत सारे स्टडी कर सकते हैं अपने गांव ग्रामीण लेवल पे, अपने स्थानीय लेवल पे। मान लीजिए कि हो सकता है कि जो हल से खेती होती है उसमें उपज ज्यादा होती है, जो ट्रैक्टर से खेती होती है उसमें उपज कम होती है। ये कोई मैं ऑथेंटिक बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि कहीं ऐसा हो, ऐसी समस्या हो। तो इसका अर्थ है कि ट्रैक्टर जो है वो हो सकता है कि वो जो हमारे मिट्टी के ऐसे निचले परत को वो निकाल देता होगा, ऊपर में ला देता होगा, जो उपजाऊ नहीं होती होगी, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं रहती होगी। तो यदि ऐसा स्टडी करें तो स्टडी पे ला करके आपको समस्या छोड़ नहीं देना है और उसका समाधान करना है कि ऐसा हो कि ट्रैक्टर का जो, जिससे उसको जो भी बोलते हैं फासा हो या जो भी हो, जिससे वो जुताई होती है, जिससे वो मिट्टी को कुरेदता है, क्या उसके साइज को छोटा किया जा सकता है, उसके गहराई को छोटा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो कितना किया जा सकता है? क्या आप मिट्टी की जांच करवा के या देख सकते हैं कि उसमें ह्यूमस कहाँ है, किस लेवल तक है, कितनी कितनी गहराई तक है, और कितने गहराई तक आपका जो टॉप सॉइल है जो उपजाऊ है वो गहराई तक के लिए कितनी गहराई का जो है ये वो उसको कुरेदने वाला जो है मशीन चाहिए। आपको तकनीकी को छोड़ नहीं देना है, ट्रैक्टर को हटा देने नहीं देना है। आप कहेंगे कि छोड़ ट्रैक्टर की दुनिया को हटाओ, हल्की दुनिया में चलो, लेकिन हल्की दुनिया में चलेंगे तो समय लगेगा और हमको उत्पादन बढ़ाना है, तो तकनीकी तो हमको लेके चलना है। आज देखें कि थ्रेसिंग जो होता है वो मशीन से होता है, और पहले जो है वो बैल वगैरह को या पशु को घुमा करके थ्रेसिंग किया जाता था। दोनों में फर्क क्या हुआ कि जो बैल वगैरह से किया जाता था उसमें दाने छूट जाते थे, मशीन से किया जाता तो पूरा दाना निकल के चला आता है। तो तकनीकी को छोड़ना नहीं है, तकनीकी में अगर कुछ कमी दिख रही है, कुछ समस्या क्रिएट हो रही है तो उसका समाधान ढूंढना है, उसमें कुछ नवाचार लाना है। तो ये 5 वो विषय हैं जिसमें से किसी को विषय का चयन कर आप इसमें नवाचार कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बाल विज्ञान कांग्रेस का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है और जो पोस्टर बनता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो जूनियर ग्रुप के लिए 2500 शब्दों की सीमा होती है और सीनियर ग्रुप के लिए 3500 शब्दों की सीमा होती है। फिर समरी होता है, समरी कैसे लिखना है, उसका भूमिका होती है, उसका यह परियोजना क्यों होता है, कार्य योजना होता है, क्रिया विधि होता है, आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण होता है, तब जाकर के फिर जो है आप आंकड़ों के विश्लेषण से परिणाम पर पहुंचते हैं, परिणाम के बाद से आप निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष के बाद समुदाय से विचार विमर्श करते हैं, फिर फॉलो अप प्लान करते हैं जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे, अनुवर्ती कार्य योजना करते हैं, फिर आप संदर्भ लेते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, संदर्भ लेते हैं। तो इस तरह से उसका जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, पहले क्या करना है फिर क्या करना है, उसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। वो थोड़ा बड़ा वीडियो होगा,
और साथ में जो 4 आपको पोस्ट कार्ड पोस्टर होते हैं, तो चारों पोस्टर में पहले पोस्टर पे क्या डालना है, दूसरे पोस्टर पे क्या डालना है, तीसरे पोस्टर पे क्या डालना है, चौथे पोस्टर पे क्या डालना है, उसके संबंध में आप डिस्कस करेंगे। और देखिए बहुत सारे जो मार्गदर्शक शिक्षक होते हैं या जो बाल विज्ञानी होते हैं प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं, मॉडल पर ध्यान देते हैं। प्रोजेक्ट पे तो ध्यान देना ही, मॉडल पर ध्यान देते हैं। लेकिन आपको पता हो नेशनल लेवल पे मॉडल नहीं ले जाया जाता। जिन बच्चों को सिर्फ मॉडल के हिसाब से डिस्कस डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, बिना मॉडल का वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। बच्चों को जो भी डिस्क्राइब करना है ग्रुप लीडर को, वो सारे डिस्क्रिप्शन का थीम वो आप पोस्ट कार्ड पे ले आगे, और पोस्ट कार्ड से आप जो भी इवेल्युएटर हैं उनको आप समझा सकते हैं। तो मॉडल पे ध्यान नहीं देना, मॉडल पे कोई नंबर नहीं होती। यदि आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो उसकी सहायता के लिए आप स्टेट लेवल तक मॉडल ले जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका चयन नेशनल लेवल पर होता है तो आपको मॉडल नहीं ले जाना होता है, क्योंकि फिर वहाँ वो सफर में परेशानी होती है। इसलिए आप कार्डबोर्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लॉग बुक इस पर ध्यान देना हो। हमारा अगला इसका जो बाल विज्ञान कांग्रेस का वीडियो होगा, वीडियो नंबर 3, वह फुली पोस्टर रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, पोस्टर कैसे लिखना है और लॉग बुक कैसे बनाना है, उस पर आधारित होगा। उसके बाद जो वीडियो नंबर 4 हमारा होगा वह एक उप विषय, जो पहला उप विषय है नो योर इकोसिस्टम, उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं।